एक खुशहाल परिवार के घर के अंदर सुबह का समय था। प्रीति अपनी साड़ी में रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। चारों नंदे महंगे कपड़ों में बैठकर उसकी बुराई कर रही थी। अब हर तरफ कश्मकश का माहौल नजर आ रहा था। अरे यार देखो तो इसे, रोज रोज वही पुरानी साड़ी पहनकर घूमती रहती है। हमारे भाई की पत्नी होकर भी कितनी शर्म की बात है। अरे चुप करो। हद है, पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। लोग कहते हैं इनके घर की बहू कितनी गरीब है। बस भी करो। मीरा और कविता भी अपनी सहमति में सर हिलाते हैं। प्रीति रसोई से सुन रही थी, लेकिन चुपचाप काम करती जा रही थी। उसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू छुपे हुए थे। देखो तो कैसे कपड़े पहनती है। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे किसी गांव से आई हो। ये क्या मुसीबत है। दीदी, लोग लेकिन भाभी जी की बहुत तारीफ भी तो करती है ना। हमारा इतना ख्याल रखती है वो, सारा दिन हमारे लिए काम करती रहती है। चुप करो कविता, अभी तुम बहुत छोटी हो, समझती नहीं हो। इसकी वजह से हमारे भाई का क्या हाल हो गया। बेचारे को शर्म आती होगी। बहुत हो गया है ये सब कुछ अब। प्रीति चुपचाप चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाकर सभी के लिए लेकर आ जाती है। उसकी हाथ कांप रही थी और आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो सबको सिर्फ खुश रखना चाहती थी। चाय ले आई हूँ आप सबके लिए और समोसे भी बनाए हैं। जरा गर्म है, संभल कर खाना आप लोग, ठीक है? हाँ, वाह क्या बात है। चाय भी तो देखो कैसी बनाई है, इतनी हल्की कि पानी लग रही है। छी, मुझे नहीं पीनी है चाय वाय। इतनी गंदी चाय पीने से तो अच्छा है कि मैं कुछ भी ना खाऊं पीऊं। अजीब बात है, हमारे घर की बहू होकर भी चाय तक ठीक से नहीं बना पाती। कमाल है यार। प्रीति का दिल टूट जाता है। वो वापस रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी अंकिता के दिमाग में एक शैतानी योजना आती है और वो अपनी बहनों को इशारा करती है। मतलब एक ऐसी नजर से देखती है कि वो कुछ खुराफात करने वाली थी। अरे प्रीति सुनो तो, एक बात कहूँ? रुको जरा। जी दीदी, कहिए क्या हुआ? क्यों ना हम सब मिलकर शिमला घूमने चले? तुम्हें कभी घूमने का मौका नहीं मिला ना। बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती है। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रीति को भी थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। बहुत दिनों से घर में बंद है। अरे वाह, सच में? हे भगवान, लेकिन मेरे पास तो शिमला जाने के लिए कपड़े नहीं है। मैं कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं भाभी जी, हम सब मिलकर तुम्हें नए कपड़े दिलवा देंगे। बड़े फैशनेबल कपड़े हैं, एकदम मॉडल जैसे कपड़े बनाएंगे तुम्हारे लिए। प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पहली बार अपने नंदों से इतना प्यार महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक जाल है। नंदे आपस में शैतानी भरी मुस्कुराहट बांट रही थी और अपनी सफलता पर खुश थी। भाभी जी, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। दिल से खुश हो गई ना आप? हाय राम, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप सब मुझे इतना प्यार करती हैं। भगवान का शुक्र है, बिल्कुल मजा आ गया। बस भी करो, अब जल्दी से पैकिंग करो, कल सुबह ही निकलना है। वक्त नहीं है ज्यादा सोचने का। अरे क्या बात है, इतनी खुशी क्यों हो रही है? कुछ खास बात है तो मुझे भी बताओ। अरे माँ जी, हम सब ना शिमला घूमने जा रहे हैं। प्रीति भाभी को भी घुमाने ले जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाओ, घूम कर आओ। प्रीति बेटी तो बहुत दिनों से घर पर ही रह रही है, कहीं नहीं जाती। अगली सुबह सभी शिमला जाने के लिए तैयार होते हैं। अंकिता एक बड़ा सा बैग लेकर आती है जिसमें महंगे डिजाइनर कपड़े थे। नंदों की शैतानी योजना शुरू हो गई। वो लोग बहुत खुश थी। लो प्रीति, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए, एकदम लेटेस्ट फैशन के हैं। ढेर सारा पैसा खर्च किया है इन पर। अरे बाप रे बाप, इतने महंगे कपड़े, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो इन्हें पहन भी नहीं पाऊंगी। कमाल है, आज से तुम भी एक अमीर घर की बहू की तरह रहोगी। चलो जल्दी से पहन कर दिखाओ, वक्त भी तो नहीं है। प्रीति को जबरदस्ती डिजाइनर कपड़े पहनाए जाते हैं। ऊंची हील्स की सैंडल, भारी ज्वेलरी के साथ वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। चलने में उसे परेशानी हो रही थी। वो बार बार इधर उधर गिर रही थी। अरे यार, ये तो बहुत भारी है और ये सैंडल भी कितनी ऊंची है। मेरे तो हाथ दर्द हो गए, मैं गिर जाऊंगी। अरे भाभी जी, आप तो एकदम अलग सी लग रही हैं, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। जबरदस्त बनी हो आप। देखो, अब तो तुम्हारी नंदों ने भी कह दिया कि तुम अच्छी लग रही हो, हमारी तरह अमीर लग रही हो। चलो अब शिमला चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो चलो, गाड़ी का इंतजार कर रही होगी, जल्दी से चलते हैं सब।
शिमला पहुंचकर सभी महंगे होटल में ठहरते हैं। प्रीति अपने नए अवतार में बहुत अनकंफर्टेबल थी। रात को जब वो सोने जाती है तो ननद उसके कपड़े चुपचाप छुपा देती है। उनकी योजना के अगले स्टेप का समय जो आ गया था। देखना, कल सुबह जब इसे इसके कपड़े नहीं मिलेंगे तो ये कितना शर्मिंदा होगी और ये फिर समझ जाएगी कि ये कितनी बेकार है और फिर ये अपनी औकात समझ जाएगी। अमीर बनने का शौक है ना इसे, तो अब पता चलेगा। कल का दिन देखना, ये कैसे रोती है जब सबके सामने शर्मिंदा होगी। बहुत मजा आएगा। सुबह प्रीति अपने कपड़े ढूंढती रह जाती है। वो परेशान होकर हर जगह तलाश करती है। आखिर में उसे अपनी पुरानी साड़ी पहननी पड़ती है। नंदे खुश थी कि उनकी योजना सफल हो गई। हे भगवान, मेरे कपड़े कहाँ गए? कहाँ जाऊँ अब मैं? इस साड़ी में कैसे घूमूंगी? अब क्या होगा? अरे ये क्या हुआ? कैसे गुम हो गए तुम्हारे कपड़े? क्या मुसीबत है? कोई बात नहीं, चलो इसी में घूमते हैं। अब क्या करें? अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ प्रीति, परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा। चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो एक अजीब बात होती है। लोग प्रीति की सादगी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। एक बुजुर्ग दंपति उनसे बात करने आते हैं। नंदो की योजना अब उल्टी पड़ गई थी। बेटी, तुम कितनी सुंदर और सादी लग रही हो। आजकल की लड़कियों में ये बात कहाँ मिलती है? बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे चेहरे पर जो निर्मलता है वही ही तो असली सुंदरता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की। नंदे हैरान रह जाती हैं। उनकी योजना बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। लोग प्रीति की तारीफ कर रहे थे। रेस्टोरेंट में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो बिल भरने की बारी आती है। नंदो का असली चेहरा सामने आने का वक्त था। मैडम, आपका बिल है 5,000 रुपए, कैश या कार्ड? अरे यार, इतना ज्यादा? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। ये क्या मुसीबत है? अब क्या होगा? मैं तो भूल गई थी कि इतना महंगा होगा। हद है। प्रीति, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? हमारी मदद तो कर दो। भाभी जी, हमसे गलती हुई, माफ कर दो हमें। प्रीति को अब पूरी सच्चाई समझ आती है कि ये सब एक जाल था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपने गहने उतारकर बिल भरने की तैयारी करती है। नंदो को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो शर्मिंदगी महसूस करती है। कोई बात नहीं, मैं अपनी चैन दे देती हूँ, बिल भर जाएगा, ठीक है? नहीं भाभी जी, ये गलत है। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, हमें माफ कर दो। प्रीति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बुरी ननद हूँ। हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम तो हमारी जान हो। अचानक प्रीति को तेज बुखार आ जाता है। वो बेहोश हो जाती है। होटल में मौजूद एक अजनबी परिवार तुरंत उसकी मदद करता है, जबकि नंदे असहाय महसूस कर रही थी। प्रीति को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हे भगवान, प्रीति को क्या हो गया? अब क्या होगा हमारा? हमारी वजह से ये सब हुआ है। भगवान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत है। ये काफी कमजोर हो गई है, लेकिन इलाज बहुत महंगा होगा। डॉक्टर साहब, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमारी बहन को बचाना है, पैसों की चिंता मत कीजिए। ये लीजिए हमारे सारे गहने, इन्हें बेचकर इलाज करवाइए। जो भी करना है करिए। हमने कितनी बड़ी गलती की। प्रीति हमारी जान से भी प्यारी है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। भगवान, हमारी भाभी को ठीक कर दो। अब हम कभी उसे दुख नहीं देंगे। 3 दिन तक प्रीति अस्पताल में भर्ती रहती है। नंदे रात दिन उसकी सेवा करती है। डॉक्टर की दवा और उनके प्यार से प्रीति ठीक हो जाती है। अब नंदो को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। अब मरीज का खतरा बिल्कुल टल गया है। आप लोगों की देखभाल से ये जल्दी ठीक हो गई। कांग्रेचुलेशंस। आप सब यहाँ हैं। मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम हमारी सबसे प्यारी बहन हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमें लगता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी सादगी ने हमें सिखाया कि असली दौलत प्यार में है। वापसी के सफर में सभी खुशी से बातें कर रही थी और हंस रही थी। अब कोई दुश्मनी नहीं थी। प्रीति की सादगी और अच्छाई ने सबके दिल को जीत लिया था। ट्रेन में बैठकर सभी एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे थे। आप सबने मेरी जान बचाई। अब मैं समझ गई हूँ कि आप सभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। मजा आ गया। भाभी जी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी आपको दुख नहीं देंगे, वादा है हमारा। आपसे हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। माफ करना प्रीति, हमें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी सादगी और अच्छाई से समझ आया कि असली दौलत रिश्तों में है। तुम रानी हो हमारे घर की। अब हम सब मिलकर माँ जी को खुश रखेंगे।
घर में हमेशा खुशहाली का माहौल होगा। घर पहुंचकर माँ जी दरवाजे पर सबका इंतजार कर रही थी। जब वो सभी हंसते मुस्कुराते आते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरा परिवार अब साथ में बैठता है। सबके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। अरे वाह, सब कितने खुश लग रहे हैं। शिमला का सफर कैसा रहा? दिल खुश हो गया मेरा तो तुम्हें खुश देखकर। माँ जी, हमने सबसे बड़ा सबक सीखा। प्रीति जैसी बहू पाकर हम कितने भाग्यशाली हैं। वो तो हमारी रानी है। माँ जी, अब हम सब हमेशा मिलकर खुश रहेंगे। मैं सबकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भगवान का शुक्र है। यही तो चाहती थी मैं, मेरी सभी बेटियां एक साथ खुश रहे। प्रीति बेटी, तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। और हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम हमारी सबसे प्यारी भाभी हो। कमाल का है ये रिश्ता। अब से मैं त्योहार की तरह इस घर में हर दिन खुशियाँ बांटूंगी। भाभी जी हमारे साथ डांस भी करेगी। प्रीति, अब से तुम सिर्फ हमारी देखभाल करो, बाकी सब काम हम मिलकर करेंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आप सबका इतना प्यार पाकर मैं धन्य हो गई। अब लगता है कि सच में ये मेरा अपना परिवार है। अरे अब रोना बंद करो, चलो माँ जी के लिए चाय बनाते हैं सब मिलकर। तो अब बताओ, शिमला में क्या क्या देखा? सारी कहानी सुनाओ मुझे। माँ जी, सबसे बड़ी बात ये सीखी कि सच्चे रिश्ते पैसे से नहीं प्यार से बनते हैं, और ये परिवार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। इस तरह चारों नंदों को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। उन्होंने सीखा कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि प्यार और रिश्तों में होती है। प्रीति की सादगी, अच्छाई और त्याग ने सबके दिलों में जगह बना ली। परिवार में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। अब सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते और पूरा घर हंसी खुशी से भरा रहता। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार और सादगी हमेशा जीतती है। सरला एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। सरला की 2 बेटियां थी जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की हालत कभी नहीं समझती थी। दोनों हमेशा सरला के लिए मुसीबत खड़ी करा करती। ऐसे ही एक दिन सरला घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुनैना आते हैं और नैना सरला से कहती है, माँ, आज क्या बनाया है आपने खाने में? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पार्टी में गई थी लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। किसकी पार्टी में गई थी तुम दोनों? मुझे तो तुमने कुछ बताया नहीं। कभी अपनी माँ को भी कुछ बता दिया करो, या अपनी ही मर्जी करनी है। माँ, अब हम बच्चे थोड़ी है जो हर बात आपको बताकर या आपसे पूछ कर करें। हमारा एक दोस्त था, उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दी थी, तो वहीं गए थे। उसका बर्थडे था, इतने प्यार से बुलाया था उसने। बड़े से होटल में गए थे? मतलब कोई अमीर लड़का था क्या जिसकी जन्मदिन की पार्टी में गए थे? और उसको गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, गिफ्ट देना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है हम उसे बिना गिफ्ट दिए ही आ गए? हमने भी उसे गिफ्ट में बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं, और हम दोनों बहनों का अलग अलग गिफ्ट था। एक में ही थोड़ी दे देंगे हम। दोनों ने अलग अलग दिया? मतलब फिर तो बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम दोनों के पास? मुझसे तो मांगे नहीं थे, फिर किसने दिए? आपसे मांग भी लेते तो क्या हो जाता? आपसे 1 रुपया तो निकलता नहीं था, बल्कि आप हमें और भी ज्ञान देने लगती कि हम गरीब हैं, हमें सोच समझकर खर्चा करना चाहिए एंड ऑल। हाँ, इसलिए हमने पैसे निकाल लिए थे जो आपने मंदिर के पीछे रखे थे। हमारा काम भी हो गया, और देख लो आपको पता भी नहीं चला। आप भी ना खामखा ही पैसे को लेकर गरीब गरीब करती रहती हो। अरे नालायक, तुम दोनों को जब कुछ पता ही नहीं था तो अपनी मनमानी क्यों करती हो? वो पैसे घर के किराए के लिए थे, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे निकाल लिए। अब मैं मकान मालिक को क्या दूंगी? माँ, को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो क्या आप दे देती हमें? अब हमें पता है घर में पैसे रखे हैं तो हमने ले लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम दोनों को अच्छा लगता है क्या घर पे कोई मांगना है और हमें जलील करे? वो तो आपको अच्छा लगता है क्या हमारे बाकी दोस्त ऐसे मजे करे और हम घर पर ऐसे ही रहे? हमारे भी तो कुछ शौक हैं, क्या अब हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तुम दोनों के शौक भी तो अमीरों वाले हैं। जब तुम दोनों को अच्छे से पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी इतने पैसे उड़ा रही हो जैसे इनके पापा ही लाके दे रहे हो। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत काम करके इतने पैसे कमा भी नहीं पाती। पापा के पैसों से अभी भी हमारा घर चलता है, और आप होगी खुद की ही तारीफ कर रही हो। ये सही है मतलब? हाँ, तुम दोनों को तो यही लगता है ना जैसे पैसे पेड़ पर उगते हो, जितना मर्जी उतार लो। तुम दोनों एक गरीब माँ की बेटियां हो, लेकिन रहती ऐसे हो जैसे अमीर घर में पैदा हुई हो। सरला की बेटियां उसे बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा उसे ताने ही मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार सब्जियां लेने के लिए जा रही थी। तभी नैना भी
उसके साथ सब्जी लेने जाती है और वहाँ जाकर नैना सरला से कहती है, माँ बर्गर खाने का बहुत मन है, चलो ना बर्गर खाने चलते हैं। सब्जी रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, चलो आज बर्गर खाएंगे। इसी बहाने आपको गरीबी से निकलने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं निकलना। अगर हमने तेरा बर्गर खा लिया ना तो घर में 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ में पैसे होंगे, फिर तो तेरा बर्गर भी तुझे नहीं मिलेगा। माँ आप क्यों बिना बात के हर बात में पैसों को बीच में ले आती हो? यहाँ बर्गर खाने की बात कर रहे थे ना हम। लेकिन बर्गर खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, और अभी हमारे पास पैसे सिर्फ सब्जी के लिए है। सरला अपनी बेटियों को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटियां हैं कि समझने का नाम तक नहीं लेती। किसी न किसी नई चीज की फरमाइश करती रहती और ना पूरी होने पर सरला के बचाए हुए पैसे ले लिया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बेटियों को सरला की परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरला काम से घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुला कर कहती है, मुझे काम से निकाल दिया है और आज मैंने बहुत जगह काम पता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो क्या हुआ माँ, काम करने की जरूरत ही क्या है, आप ये सब रहने दो। और नहीं तो क्या, दीदी सही तो बोल रही हैं। और वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, काम की क्या जरूरत है। नालायको, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब इसमें क्या सोचना, बचा ही नहीं है, सच ही तो बोल दिया है। बेटा मेरा काम चला गया है, अब हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, मुझे कोई काम मिल भी नहीं रहा है। अब तुम दोनों को ही कोई काम देखना पड़ेगा, वरना हमें इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। और आप चाहती हो कि मैं अभी से काम करूँ? बेटा इसी उम्र में हमें समझदार भी बनना होता है, ठीक है ना। सरला कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी बेटियों को समझ नहीं आता। इसीलिए अब सरला का काम भी चला जाता है। उनके पास पैसे ही नहीं बचते, तो दोनों बहनें अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लेकर अपने आप को अमीर दिखाया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने पैसे उधार लेकर शॉपिंग करी और घर आकर सरला को दिखाते हुए नैना बोली, माँ ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज तो हमने आपके लिए भी एक साड़ी ली है। अच्छा सुनो, हमने ना पड़ोस वाली काकी से पैसे लिए थे, तो आप उन्हें दे देना, ठीक है? जिसने पैसे लिए हैं वही उन्हें देगा। और तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है क्या, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों कपड़े ला रही हो। माँ तो क्या हुआ, कपड़े भी तो जरूरी है ना। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग हमें हमारे कपड़े देखकर ही तो जज करेंगे ना। और मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानती हूँ, इसलिए गरीबों की तरह नहीं रहना आता मुझे। हाँ मुझे भी नहीं आता, मैं तो अमीरों की तरह ही ठाठ से रहना जानती हूँ। और हम सब क्या अपने लिए ही लाए हैं? ये देखो आपके लिए भी तो लाए हैं ना, तो आप बिना बात के क्यों चिल्ला रही हो हम पर? हाँ तुम्हें बिना बात के ही लगेगा ना, तुम्हें घर के राशन पानी का हिसाब नहीं है, थोड़ा बहुत भी हिसाब होता तो ये बात बेकार की नहीं लगती। एक काम करो, आप बोलती रहो, मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। और मैं भी जा रही हूँ। दोनों जैसे ही जाते हैं तुरंत सरला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। दोनों बहनें वहाँ आती है और सुनैना कहती है, दीदी ये क्या हो गया माँ को अचानक से? माँ ऐसे कैसे चक्कर खा के गिर गयी? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ जल्दी करो, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ का इलाज जब डॉक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। दोनों घबराते हुए सरला को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन सरला को हॉस्पिटल आने में देरी हो जाती है और वो हॉस्पिटल आते ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और मरी हुई सरला को देखकर कहते हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि समय रहते अपना इलाज करवा लें। इनकी हालत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन ये अपने घर के हालात और अपनी 2 बेटियों के चक्कर में रह गईं। और अब देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती समझ आती है और नैना कहती है, आज तक हमने कभी भी माँ की बात नहीं मानी और ना ही समझी। अगर माँ की बात मान लेते तो आज माँ हमारे साथ होती। हम गरीब माँ के अमीर बच्चे ही बने रहे, कभी समझा ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ आप सही बोल रही हो, अगर हमें पहले ही अकल आ जाती तो हम माँ का इलाज करवा लेते और आज माँ हमारे साथ होती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी और सरला चल बसती है। गरीब माँ ने अपने बच्चों को अमीरों की तरह रखा था, लेकिन बच्चों ने कभी अपनी गरीब माँ को गरीब समझकर उसका साथ नहीं दिया।
और उसके बाद वो दोनों अपनी गलती पर बस पछताते रहते हैं। कपिल और उसका दोस्त विशाल अपने गांव जाते हैं, जहां कपिल को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वो कपिल उस लड़की के लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बातचीत के बाद ही पूजा और कपिल की शादी करवा दी जाती है। बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। इतनी जल्दी उठकर सारा काम निपटा दिया, क्या बात है? अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सूरज उगने से पहले ही सारे उठ जाते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं, तो मेरी आदत है। मुझे भी शुरू से ऐसी ही बहू चाहिए थी। पूजा गांव की लड़की थी और पूजा ने कपिल के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बना कर दिया था, पर कपिल को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खाने को पूजा रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसिन का आना होता है। कैसी है सुषमा बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तो तूने घर आना ही छोड़ दिया और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो मुझे अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी बहू। अरे घर के कामों में मैं इतनी बिजी थी कि फुर्सत ही नहीं हुई। तेरी बहू गांव की है और गांव की लड़कियां होती भी तो संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी धुन में ही रहती हैं और अपनी सास को तो कुछ समझती तक नहीं। पूजा सुषमा और कमला के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेके आती है, पर सुषमा की पड़ोसन कमला पूजा को देखकर बोलती है, सुषमा बहन, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, तेरे बिना बोले चाय बनाकर ले आई। हाँ बहन, शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जो आज मुझे ऐसी बहू मिली है। बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू है। सुषमा और कमला दोनों चाय पीते पीते पूजा की तारीफ किए जा रहे थे और पूजा अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। सुषमा बहन, मैं तो चली, घर जाकर खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा ऐसी संस्कारी बहू से सेवा करवाने का। माँ जी, शाम को बनाने के लिए सब्जी नहीं है, आप मार्केट जाकर सारा सामान ले आओ। बहू, तू मेरे साथ मार्केट चल, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी थोड़ा घूम लियो। सुषमा अपनी बहू पूजा को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब पूजा शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की औरतों को देखती है तो पूजा मन में सोचती है, हे भगवान, ये शहर में लड़कियां ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गवार लग रही हूँ। लगता है मुझे अब शहर में रह के शहर का रहन सहन सीखना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? कुछ लेना है क्या तुझे? अगर नहीं लेना तो चल घर। पूजा खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद ही कपिल ऑफिस से घर आता है। खाने के लिए पूजा को आवाज लगाता है, पूजा, खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब पूजा सबके लिए खाना लेकर आती है। पूजा और उसकी सुषमा और कपिल भी खाना खाने बैठ जाते हैं। कपिल मुंह में खाने का एक निवाला डालता है। पूजा की फीकी सब्जी खाकर कपिल को गुस्सा आता है। छी, ये क्या बनाया तुमने? अरे तुम गवार हो क्या एक नंबर की? अरे उबली हुई सब्जी कौन देता है खाने के लिए? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बकरी चराने पे रहता है क्या तुम्हारा ध्यान? अरे कैसी औरत हो तुम? शादी के बाद एक दिन भी सही से खाना बना के नहीं खिला पा रही अपने ससुराल वालों को। कभी तुम्हारा खाना तीखा होता है, कभी कुछ ज्यादा नमकीन होता है, और कभी कभी फीका होता है, और कभी कभी उबला होता है। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती क्या हो? बता तो हमें, क्या चाहती हो तुम? मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये खाना, तुम ही खाओ। कपिल पूजा का हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। तभी उसकी सास उसको समझाते हुए बोलती है, बहू, आज की सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लगा है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्ची डालकर भूल गई होंगी, और कपिल जी के लिए मैं दूसरी सब्जी बना कर लाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद ही वो खाना खाएगा, थक कर वो सो गया होगा, और आगे से ध्यान रखियो। पूजा की उबली हुई सब्जी को देखकर सुषमा समझाने लगती है और पूजा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। पूजा रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंक कर काम करने लगती है। मुझे ये सब लोग गांव की गवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। खुद पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धस के रहूंगी। आखिर मैं भी तो इस घर में नई बहू हूँ।
अरे आज इतना समय हो गया और अभी तक बहू चाय नहीं लाई। लगता है अभी तक सो रही होगी। अभी जाके उठाती हूँ। सुषमा पूजा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कपिल सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है और पूजा सो नहीं रही थी बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। सुषमा पूजा को मेकअप करती देखकर पूजा से बोलती है, अरे बहू, आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं सज धज के रहूं या मेकअप करके रहूं? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तू क्या बोले जा रही है? पूजा मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बर्तन बहुत सारे हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और समय भी बहुत लग जाएगा। साबुन और पानी का इस्तेमाल ना करके इससे अच्छे से साफ कर देती हूँ और जल्दी से साफ भी हो जाएंगे बर्तन। पूजा रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुषमा मार्केट से सूट लेकर आती है और पूजा को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है। बहू जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। जरा देख तो मैं क्या लेकर आई हूँ। बहू, मैं तेरे लिए ये सूट लाई हूँ, तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी, आप ही पहनिए ऐसा सूट, मैं नहीं पहन पाऊंगी चद्दर का सूट। पूजा सुषमा का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सुषमा पूजा से बोलती है, बहू शाम होने को आई है, कपिल भी आने वाला होगा ऑफिस से, जाके खाना बना ले। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खाना बनाने का, आप खुद बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अभी शहर आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। पूजा सुषमा को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सुषमा सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी कपिल ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पूजा की जगह उसकी माँ खाना बना रही है। तभी कपिल अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? पूजा कहाँ है? बेटा वो तो पार्लर गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या? आने दो माँ इसे, आज इसे तो आज मैं बताता हूँ सही से। कपिल अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब पूजा ब्यूटी पार्लर से आ जाती है, कपिल पूजा को सुनाने लग जाता है। पूजा, ये क्या है? मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम यहाँ आकर मेरी माँ का ध्यान रखो, इसलिए मैंने शहर में शादी ना करके गाँव में की। शहर की लड़की लाता तो फैशन करती, नौकरी करती और मेरी माँ को घर में दिक्कतें होती, काम करना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हें लाया गाँव की गवार को। सोचा था तुम गाँव की बहुत भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की चंटो चंट। कपिल जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम करती रहूंगी। सुषमा और कपिल पूजा को गांव की भोली भाली लड़की समझते थे, पर दोनों की गलतफहमी थी। पूजा गांव की शातिर बहू जो निकली।